पिछले हफ्ते के बचे हुए क्वेश्चंस मॉक टेस्ट के हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 51, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज एंजॉय पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। संसद में अलग अलग फायदे मिलते हैं, जैसे अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर सिविल केस है और सेशन चल रहा है तो उसका जाना जरूरी नहीं है। हाँ, क्रिमिनल में जाना बिल्कुल पड़ता है, बिकॉज अपराध तो अपराध होता है, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है। तो पूछा यह है कि पार्लियामेंट में जो प्रिविलेजेस है, पार्लियामेंट के अंदर जो फायदे हैं वो किन किन को मिलते हैं। तो फोर्थ इज राइट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को सारे फायदे मिलते हैं जो एक पार्लियामेंटेरियन को मिलते हैं। तीसरा भी सही है, मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक ऐसा मंत्री जो संसद का सदस्य नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक मंत्री वो इंसान हो जो पार्लियामेंट में ना हो, ना तो राज्यसभा में हो ना लोकसभा में हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति सिर्फ 6 महीने के लिए ही मंत्री रह सकता है। दूसरा भी सही है, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तो ये तो आएंगे ही आएंगे। तीसरा है प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस केवल उनके हाउसेस को मिलते हैं, प्रेसिडेंट के लिए प्रिविलेज अलग होते हैं। तो आप प्रेसिडेंट को हटा देंगे, यानी 1 और 1 को हटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 3 एंड 4। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रेवेन्यू जनरेशन इनकम ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। इसमें बोला गया है कि भैया पैसे कहाँ से आते हैं म्युनिसिपैलिटी में। अर्बन लोकल बॉडी मतलब रेवेन्यू कहाँ से मिलता है अर्बन लोकल बॉडीज को। तो पहले देख लेते हैं रेवेन्यू क्या क्या मिलता है। देखो, टैक्स मिलता है म्युनिसिपैलिटी को, नॉन टैक्स मिलता है म्युनिसिपैलिटी को, ग्रांट्स यानी कि भीख यानी कि अनुदान मिलते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल से म्युनिसिपैलिटी को या ऐसी संस्थानों को, ठीक है। डेवोल्यूशन मिलता है, डेवोल्यूशन का मतलब हो जाए तो जो टैक्स इकट्ठा हुआ है उसके कुछ हिस्से स्टेट बांटता है अलग अलग अपने अपने जिलों को, है ना, वो मिलता है। लोन से भी इनको पैसे मिल जाते हैं कई बार, ठीक है, लोन से। अब आप ये समझ गए हो तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा कि भैया म्युनिसिपैलिटी को पैसे कहाँ से मिलते हैं, आते कहाँ से। पहला है, दे रिसीव ग्रांट्स फ्रॉम सेंटर एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंटल प्रोग्राम। विकास के काम अगर करने हैं तो जो पैसे आएंगे वो स्टेट से भी आ सकते हैं, सेंटर से भी आ सकते हैं, तो ये तो एब्सोल्युटली करेक्ट है। दूसरे में लिखा है, द डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट टू अर्बन लोकल बॉडीज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। अगर लोकल बॉडीज द डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स, डेवोल्यूशन का मतलब समझ लो, देखो ऐसे स्टेट है ना, स्टेट के अंदर बहुत सारे जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपैलिटी वगैरह मिली जाती है। तो ये जो डेवोल्यूशन होता है, ये डेवोल्यूशन स्टेट से डिस्ट्रिक्ट में होता है, यानी एक बड़ी बॉडी है और नीचे छोटी बॉडी है, तो बड़ी बॉडी अपना टैक्स का हिस्सा जब छोटी बॉडी तक पहुंचाती है तो उस पूरी प्रोसेस को डेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, यानी हस्तांतरण वगैरह बोला जा सकता है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि हाँ भैया, स्टेट क्या करता है, अपने अपने लोकल अर्बन बॉडीज को पैसा देता है, और ये किसके रिकमेंडेशन पे होता है, ये राज्य वित्त आयोग के रिकमेंडेशन पे होता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरे में लिखा हुआ है दैट दे कैन बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नर। तो दैट इज रॉन्ग। अगर मान लो एक जिला है, उस जिले की म्युनिसिपैलिटी को लोन चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसके लिए उनको गवर्नर की अप्रूवल नहीं चाहिए, उनको उसकी अप्रूवल चाहिए जहां से पैसे आते हैं उनके पास, यानी कि स्टेट की अप्रूवल चाहिए। ओके, तो तीसरा जो है वो गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर अलग अलग ग्रांट्स बताएं। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि ग्रांट क्या होता है। ग्रांट का मतलब होता है भीख, है ना, सेंटर स्टेट को देती है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को देती है, उसको ग्रांट कहा जाता है, यानी जितनी पैसों की जरूरत है वो ऊपर के लेवल से वो जरूरत पूरी होती है। ग्रांट का मतलब ये भी होता है कि ये पैसे गए, वापस नहीं आएंगे, लोन थोड़ा ना लिया है जो वापस ब्याज के साथ पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। ग्रांट मतलब आए, खा गए, खत्म, कुछ नहीं बचा, टाटा बाय बाय। तो डिस्क्रिशनरी ग्रांट लिखा है यहाँ पर, यहाँ स्टैट्यूटरी ग्रांट लिखा हुआ है, ठीक है। देखो पहले फर्क समझो। डिस्क्रिशनरी ग्रांट का मतलब होता है कि जब सेंटर गवर्नमेंट स्टेट्स को पैसा देती है, ऐसा पैसा जो वापस नहीं आना है, स्टेट की जरूरतों का पैसा है वो, और ये पैसा
फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर दिया जाए तो ऐसे अनुदान को डिस्क्रिशनरी ग्रांट कहते हैं, और ये आर्टिकल 282 से ही दिया जाता है। तो इसका पहला हिस्सा सही चल रहा है। आगे लिखा हुआ है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये क्यों देंगे, इनका काम तो ऑडिट करने का है। तो दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट गलत हो गया। दूसरे पॉइंट में लिखा है द स्टैट्यूटरी ग्रांट अंडर 275, मतलब डिस्क्रिशनरी का क्या मतलब होता है, सेंटर ने स्टेट को पैसे दिए किसकी रिकमेंडेशन से, फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन से, उसको डिस्क्रिशनरी बोल दिया। यहां स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि पब्लिक पर्पसेस के लिए सेंटर या तो स्टेट को दे, स्टेट या तो डिस्ट्रिक्ट को दे, वो वाला पैसा किस पर्पस के लिए, फॉर पब्लिक, ठीक है, पब्लिक पर्पस के लिए, बस स्टैंड बनाना है वो सब। तो ऐसा पैसे को स्टैट्यूटरी बोला जाता है, और ये आर्टिकल 275 से होता है। गिवन टू स्टेट्स, राज्यों को दिया जाता है ऑन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट। ओके, यहां पर फाइनेंस कमीशन आ गया है, तो ये पूरा पैराग्राफ ही बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि ऐसा पैसा जो नीड के लिए है, जरूरत है ना, इसलिए स्टैट्यूटरी पैसा होता है। और ये पैसा कहां से आता है, ये आता है CFI से, ठीक है, देश की संचित निधि से। 54th क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉस मेड अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो पैसा अधिनियम से था, पैसा एक्ट इसी से बना है। तो देखते हैं क्या लिखा है। पहला लिखा है पार्लियामेंट में बाय लॉ एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट टू द ट्राइबल एरियाज। ये जो कानून है इसी से पंचायती राज आया था, ठीक है, पंचायती राज फैला था भारत में। और पार्लियामेंट अगर चाहे तो इसके प्रोविजन ट्राइबल एरिया तक बढ़ा सकती है। बस इसी का एग्जाम्पल है पैसा अधिनियम। ये पैसा अधिनियम 1996 में आया था और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ताकत से ही आया था कि नहीं भैया, पंचायती राज अगर हमको बहुत मजबूत करना है तो जो आदिवासी जनजाति इलाके हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर आदिवासियों को बहुत ज्यादा पावर दी जाए, उनको हक दी जाए, उनके अधिकार दिए जाए, और ये पार्लियामेंट कर सकती है। किया था ना, इसका एग्जाम्पल ही पैसा एक्ट है। दूसरा है सच लॉज शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। ऐसा लॉ जो ट्राइबल एरियाज को और अधिकार दे रहा है, उनको और कानून दे रहा है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा 368 के अंडर में, ठीक है। क्यों नहीं माना जाएगा, अरे बिकॉज पैसा एक्ट अलग से बना रखा है, उसी के प्रोविजंस फैलाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति के मामले में पूछा है। पहले में लिखा है he can hold office beyond his term of 5 years until his successor assumes charge। उपराष्ट्रपति कहाँ बैठते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो साथ साथ में चेयरमैन होता है कहाँ का, राज्यसभा का, यानी वीपी चेयरमैन ही होते हैं राज्यसभा के, और प्रेसिडेंट की मृत्यु के बाद ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं समय के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी आ सकते हैं जब तक कौन ना आ जाए, अगला वाइस प्रेसिडेंट ना आ जाए। तो ये तो पॉजिटिव पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, होना भी चाहिए। याद रखना, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है बड़ी पोस्ट में, इसीलिए जब वाइस प्रेसिडेंट जाएगा और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट आएगा तो एक दिन का भी गैप नहीं होता है। दूसरा है ही टेक्स एन ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भैया ये सारी कसम संविधान को बचाने की तो सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है, वाइस प्रेसिडेंट इससे जुड़े हुए नहीं है और ऐसी ओथ तो वो नहीं लेते हैं। तीसरे में लिखा है ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ डेप्यूटी चेयरमैन को क्यों देगा भैया, आप ऑलरेडी वाइस प्रेसिडेंट हो। वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है आप ऑलरेडी एक्स ऑफिशियो क्या हो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा हो। तो जब आप चेयरमैन हो तो चेयरमैन के नीचे जो डेप्यूटी चेयरमैन है, एक बड़े ओहदे का व्यक्ति निचले ओहदे के व्यक्ति को क्या लेटर दे सकता है कि मुझे रिजाइन करना है? नहीं। तो ये किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट है तो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। तो ये तीसरा पॉइंट भी गलत हो गया, यानी सिर्फ ओनली वन इज करेक्ट।
देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोविजन ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो वहां 73 पूछा था यानी पंचायत पूछा था, अब यहां पर 74 बोला जा रहा है और 74 का मतलब है जो नगर पालिका बनेंगी, म्युनिसिपैलिटीज बनेंगी, बात उनकी हो रही है। ठीक है, 73 हो गया गांव के लिए, 74 हो गया आपका अर्बन के लिए। ठीक है, 73 फॉर रूरल, 74 फॉर अर्बन। पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरीज ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ना भैया, यूनियन टेरिटरी में म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट नेवर रिकमेंड्स। अरे ऑलरेडी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है यानी पूरे इंडिया में है, और पूरे इंडिया में क्या यूटी नहीं आते, तो यहां भी ऑटोमेटिकली होंगे। हां, अगर उस यूटी में जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें कुछ चेंजेस अगर करवाने होंगे तो प्रेसिडेंट उसको उन बदलावों को मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन जो संविधान का संशोधन 74 है कि म्युनिसिपैलिटी बनेगी, तो वो तो ऑटोमेटिकली बनेगी, उसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, यानी फर्स्ट रॉन्ग है। दूसरे में लिखा हुआ है गवर्नर में स्पेसिफाई डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी टू कंसल्ट एनी सच ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रिपेयरिंग डेवलपमेंटल प्लान्स। गवर्नर अपनी ताकत से ये स्पेसिफाई कर सकता है किसे, डीपीसी को, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी को। बड़ी ताकतवर कमिटी होती है ये, इसके अंदर कलेक्टर हो जाते हैं, उस इलाके के एमएलए एमपी सब हो जाते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि इस जिले को आगे कैसे बढ़ाना है। तो जब ऐसा करना होगा, इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को अपने जिले को आगे बढ़ाना होगा, जब वो कमेटी बैठेगी, सोच विचार करेगी, तो गवर्नर बोल सकते हैं कि भैया आपके उस जिले में म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर परिषद जो भी है, उनसे आप कंसल्ट लो। तो सेकंड पॉइंट इज करेक्ट। अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोरोइंग पावर्स ऑफ सेंटर एंड स्टेट। केंद्र और राज्यों की उधार लेने की ताकत के बारे में चर्चा कीजिए। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, कैन बोरो फ्रॉम विद इन इंडिया एंड अब्रॉड। भारत से भी उधार ले सकती है और विदेश से भी ले सकती है, और जो लिमिट सेट होती है वो पार्लियामेंट सेट करती है। बिल्कुल करेक्ट। लिमिट यानी कितना पैसा लेगी बाहर से या देश से, तो वो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि वहीं तो यूनियन गवर्नमेंट बैठेगी। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट्स कैन बोरो विद इन इंडिया अपॉन द गारंटीज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। देखो, देश की सबसे बड़ी जो अकाउंट होता है जहां पैसा रखा रहता है देश की सरकार का, उसे कहते हैं सीएफआई। लेकिन देश की सरकार के अलावा राज्य की भी सरकार होती है, तो उसको स्टेट कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं, यानी कि सीएफएस बोला जाता है, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। तो जब सरकार को, यानी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को अगर उधार लेना है, तो भैया बाहर से नहीं ले सकती, वो इंडिया से लेगी, और उसको गारंटी देना पड़ेगी अपने खुद के अकाउंट की। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। अगला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इश्यूड एन एडवाइजरी टू बैंक। शॉर्ट में खत्म करते हैं। आरबीआई ने बोला है कि भैया लिबोर जो है इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और ये ऑल्टरनेटिव रेफरेंस रेट होगा। पूछा यह है कि लिबोर क्या है। आरबीआई ने लिबोर को एक्सेप्ट किया, और इस लिबोर का फुल फॉर्म है लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ये पॉइंट नंबर सी पढ़िए। रेट एट विच वर्ल्ड्स लीडिंग बैंक्स चार्ज ईच अदर फॉर शॉर्ट टर्म लोन। वर्ल्ड के बड़े बड़े जो बैंक होते हैं, जैसे कि आरबीआई है, फेडरल रिजर्व है, बैंक ऑफ जापान है, ऐसे ढेर सारे बैंक जब एक दूसरे से लोन लेते हैं, उस वक्त जो ब्याज लगता है एक दूसरे के ऊपर, उस ब्याज को क्या बोला जाता है, लिबोर बोला जाता है। उस परसेंटेज रेट को, उस दर को लिबोर बोला जाता है। दैट मीन्स सी इज करेक्ट। आगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की पार्लियामेंट का क्वेश्चन पूछा है। पहला है प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज नेवर मेंबर, ये तो बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट अलग होते हैं, लोकसभा अलग होती है, राज्यसभा अलग होती है, प्रेसिडेंट अलग होते हैं, और इन तीनों से क्या बनता है, देश का संसद बनता है, पार्लियामेंट बनता है। अब प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो एंड मेंबर, यानी प्रेसिडेंट यहाँ के भी मेंबर है, यहाँ के भी मेंबर है, ऐसा तो होगा नहीं।
दूसरे में लिखा प्रेसिडेंट हैज द राइट टू एड्रेस सेंड मैसेज टू आइदर हाउस ऑन एनी मैटर और बिल, तो बिल्कुल कर सकते हैं, प्रेसिडेंट है वो, माई बाप है। तीसरा है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट कैन बी समन्ड एंड प्रोरोग्ड बाय द प्रेसिडेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सदन यानी लोकसभा का जब सत्र शुरू होता है और वो सत्र जब खत्म होता है, शुरू होना और खत्म होना वो किसके नाम से होता है, वो प्रेसिडेंट के नाम से होता है, तो वो वही काम करते हैं, यानी 2 and 3 आर करेक्ट। अगले क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ऐसा आयोग था जो 1983 में बना, और वो बना इसलिए था ताकि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन क्या हो सके, सुधारे जा सके, और उसमें कॉन्करेंट लिस्ट की भी उन्होंने बात की थी, समवर्ती सूची की, जिसका अर्थ होता है कि कोई काम स्टेट का है और कोई काम सेंटर का है, ये दोनों मिलके वो साथ में वो काम करें, ठीक है। और ये भी सजेस्ट किया था इस कमेटी ने कि ऑल इंडिया सर्विस जो है उसको और मजबूत करना चाहिए। देखो अगर आप रटने में अच्छे हो तो 1983 अगर देखोगे तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर एक आयोग मिलेगा, सरकारिया कमीशन, तो इसका आंसर है बी, ठीक है, इट्स बी। आगे बढ़ते हैं। अ सप्लीमेंट्री ग्रांट इज कॉल्ड, अभी तक हमने देखो 2 टाइप के ग्रांट देख लिए हैं, अब यहां पर आ जाता है आपका तीसरे प्रकार का ग्रांट, इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। एक तो वो ग्रांट था जो सेंटर से स्टेट को मिला उनकी जरूरतों पर। अब सोचो कि सेंटर ने स्टेट का हिस्सा तो दे दिया, लेकिन आगे चल के स्टेट को लगा कि यार जितना पैसा मुझे मिलना चाहिए था उतना तो मिला, लेकिन मुझे और पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो उस और एक्स्ट्रा पैसे की जो जरूरत होती है और जब वो उसको मिल जाता है उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट कहते हैं। इट्स सेम लाइक पेपर बनता है आपका, एग्जाम पेपर, आप लिखते हो, पूरी शीट कवर करते हो, लेकिन आपकी शीट खत्म हो जाती है तो आप क्या मंगवाते हो, सप्लीमेंट्री पेपर मंगवाते हो आप, यानी कि आपको और काम करने के लिए एक्स्ट्रा पेपर की जरूरत है, तो इनको भी वो पेपर यानी पैसे की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक लग रहा है दैट इज बी पॉइंट, व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट इन द बजट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर, उस साल के लिए किसी खास सर्विस के लिए जो पैसा स्टेट को दिया था या खुद सेंट्रल को दिया था, अगर उसमें पैसा की कमी देखी गई तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू कंप्लीट किया जाता है और पैसे दे देते हैं। कहां से देंगे, सीएफआई से ही देंगे, यानी पैसे कम पड़ गए और चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है इंद्रजाल, इसका डायरेक्ट याद रखिएगा। इंद्रजाल क्या है, हैदराबाद की एक रोबोटिक्स कंपनी, उसने इंडिया का पहला इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस सिस्टम बनाया है, यानी ड्रोन की सहायता से सिक्योरिटी करना, उसको इंद्रजाल बोला है, काफी अच्छी टेक्निक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्पीकर। अब स्पीकर की बात हो रही है। पहला है शी समन्स द एंड प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, यहां पर गलत क्या है, बिल्कुल सही लगेगा, क्योंकि हमेशा ये पढ़ाया जाता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बिठाया जाता है, ठीक है, ये 12th क्लास के सेक्शन ए और सेक्शन बी वाले बच्चे हैं जिनको साथ में बिठाया जा रहा है, तो इसमें जो लोकसभा होगी उसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वही उसे चलाएंगे। लेकिन यहां पर एक गलती है, समन। समन का मतलब होता है बुलाना, और बुलाने का काम सिर्फ एक का होता है, प्रेसिडेंट का। ये ताकत उन्हीं के पास है। हाँ, अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे, लेकिन बुलाने का काम प्रेसिडेंट करेगा। यहां लिखा है दोनों काम एक ही इंसान करेगा, तो ऐसा नहीं है। शी कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ हाउस ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। हाउस के जो भी लीडर होंगे उनकी रिक्वेस्ट पर एक सीक्रेट बैठक करवाई जा सकती है, तो बिल्कुल करवाई जा सकती है सीक्रेट बैठक। तीसरा है शी इज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस ऑफ एडवाइजरी कमेटी एंड रूल्स। अब क्योंकि रूल्स जुड़ा हुआ है तो आपको जो आपके जो चेयरमैन होते हैं लोकसभा के, वो उस रूल्स कमेटी के क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज उन्हीं को नियम कायदे मेंटेन करके रखने, इसीलिए। अगला है 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले में लिखा हुआ है मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस कैन नॉट पार्टिसिपेट इन जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस। मैंने पहले ही बताया, एक मिनिस्टर या तो लोकसभा से आ सकता है या राज्यसभा से आ सकता है, या बिना किसी चुनाव के भी अगर प्रधानमंत्री को लगता है तो किसी एक इंसान को मिनिस्टर बना सकते हैं। बट प्लीज याद रखो कि वो सिर्फ 6 महीने के लिए होगा। 6 महीने बाद उसको या तो लोकसभा में जाना पड़ेगा इलेक्ट होके, या राज्यसभा में जाना होगा स्टेट्स के थ्रू इलेक्ट होके।
ऐसे ही बना दिया तो 6 महीने के लिए रहेगा। ठीक, तो यहां लिखा हुआ है कि मिनिस्टर जो ना तो लोकसभा से आया है ना राज्यसभा से आया है, यानी कि प्रधानमंत्री ने बनाया है उसको 6 महीने के लिए, वो सदन में नहीं बैठ सकता। ये बिल्कुल रॉन्ग है। वो मिनिस्टर है ना, तो वो लोकसभा में भी बैठ सकता है, वो राज्यसभा में भी बैठ सकता है। पहला पॉइंट गलत। दूसरे में लिखा है अ मिनिस्टर बिलोंगिंग टू लोकसभा कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ राज्यसभा विदाउट बीइंग एंटाइटल्ड टू वोट। लोकसभा का एक मंत्री राज्यसभा में बैठ सकता है, बिल्कुल बैठ सकता है, लेकिन वोट की पावर होती है क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो यहां लिखा है विदाउट, कि वोटिंग की पावर नहीं होगी। ठीक है, दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट सही है। तीसरे पॉइंट पे नजर घुमा लेते हैं। अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, भारत के सबसे बड़े वकील, जो भारत सरकार के सारे केसेस को देखते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो बोल भी सकते हैं लोकसभा राज्यसभा में, और जॉइंट सिटिंग में भी बैठ सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, उनको ये सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। ओके, जैसे इसके स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन देखा था तो बताया गया था ना कि प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस किसको मिलते हैं। तो हमने देखा था कि लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को मिलते हैं, अटॉर्नी जनरल को मिलते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को नहीं मिलते हैं, क्योंकि उनके लिए उनके खुद के प्रिविलेजेस अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए। देन नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू जियो पारसी स्कीम, पुरानी स्कीम हो चुकी है पर क्वेश्चन आ गया। जियो पारसी स्कीम, पारसी लोग वो होते हैं जो आए हैं पर्शिया से, ईरान से, और यहां लिखा गया है कि पहला, ये जो जियो पारसी स्कीम है ये माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय ने किया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने, तो पारसी अल्पसंख्यक नहीं आते इसलिए यही मंत्रालय है। दूसरे में लिखा है द स्कीम इज मेंट फॉर ओनली द पारसी कम्युनिटी, तो दैट इज ट्रू, नहीं तो नाम पारसी क्यों रखते। तीसरे में लिखा हुआ है its main objective is to assert the declining trend of Parsi population, that is also true, यानी ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का पारसी लोगों के लिए एक ऐसी स्कीम है जहां पर उनकी पॉपुलेशन बढ़े। With regard to the special purpose agencies in urban governance, which of the following statement are correct? That means कि जो म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन एरिया कमिटीज जो होती हैं, जो आपको मिलती हैं अकॉर्डिंग टू द 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अर्बन गवर्नेंस की संस्थाएं होती हैं, इनके साथ में एक स्पेशल पर्पस एजेंसी भी होती है, विशेष प्रायोजन एजेंसियां। इनके बारे में पूछा है आपसे, म्युनिसिपैलिटी कमीशन या टीएससी के बारे में नहीं पूछा है, इनसे जुड़ी हुई एजेंसी के बारे में पूछा है। पहला में लिखा हुआ है दीज आर प्राइवेट एंटिटीज, तो दीज आर नॉट प्राइवेट, सबसे बड़ी गलती है, ये गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी एंटिटीज होती हैं। दूसरे में लिखा है दीज आर क्रिएटेड एज अ फंक्शनिंग बेस्ड एजेंसी रेदर देन एरिया बेस्ड, मतलब इनका काम, एजेंसी का काम होता है इनके कार्यों के आधार पर। देखो स्पेशल पर्पस का मतलब क्या होता है, इनको कुछ खास काम दिया गया है, तो ये एरिया के हिसाब से काम नहीं करते हैं, ये फंक्शन के हिसाब से काम करते हैं, यानी दूसरा सही है, पहले गलत है। तीसरे में लिखा है दीज एजेंसीज एक्ट एज अ सबऑर्डिनेट एजेंसी ऑफ लोकल म्युनिसिपल बॉडीज। अब यहां पर लग सकता है कि म्युनिसिपैलिटी है, ये स्पेशल पर्पस एजेंसी है, तो ये इनके अंडर में रहेंगी, नहीं, ये ऑटोनोमस होती हैं, यानी अपनी मर्जी से काम करने वाली संस्थाएं होती हैं। इसमें केवल सेकंड पॉइंट ही करेक्ट है। Who among the following is the chairman of the Indian Atomic Energy Commission? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो ये होते हैं सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके जो सचिव होंगे वो ही भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के भी चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 68 पर। ये OTT प्लेटफॉर्म्स के बारे में लिखा हुआ है, इनको आप खुद अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हैं, ओवर द टॉप OTT, नेटफ्लिक्स वगैरह के बारे में न्यूज़ बताई गई है और ये दोनों पॉइंट्स ही सही हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर से भारत के प्रेसिडेंट आ गए। सबसे पहले में लिखा हुआ है इन एक्साइज ऑफ ऑल हिज फंक्शंस द प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यस, इट इज ट्रू, इनके पास सारी पावर है, लेकिन ये जो भी काम करेंगे वो किसके एडवाइस पर करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहाँ लिखा है भैया ऐसा? आर्टिकल 74 में बिल्कुल क्लियरली ऐसा बताया गया है। फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट। दूसरे पॉइंट में लिखा है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मली टेकन इन हिज नेम। सरकार जो भी करेगी किसके नाम पर करेगी? राष्ट्रपति के नाम पर, यानी सेकंड सही है।
तीसरे में लिखा है ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज अ शेड्यूल एरिया, यानी कि ये किसी भी क्षेत्र को ट्राइबल एरिया बता सकते हैं, एसटी के लिए, एससी के लिए बता सकते हैं। तो यस, यही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया या अनुसूचित क्षेत्र। देन नेक्स्ट इज 70 में क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट। इनके इलेक्शन के बारे में पूछा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव, प्रेसिडेंट के नीचे वाइस प्रेसिडेंट, इनके चुनाव, जो साथ साथ में राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, यानी कि चेयरमैन भी होते हैं। पहले में लिखा है इलेक्टोरल कोलाज बनता है, एक टीम बनती है इनके इलेक्शन के लिए, और इसमें लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव से आए हुए लोग और नामित लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यानी लोकसभा में जितने भी लोग हैं वो सब इलेक्शन से आते हैं, राज्यसभा में 12 लोग होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, तो वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो फर्स्ट इज करेक्ट, बिल्कुल ले सकते हैं। दूसरे में लिखा है द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड इफ द इलेक्टोरल कोलाज वाज इनकम्प्लीट। इसमें ऐसा बोला गया है कि देखो यार, आपके शहर में, आपकी सिटी में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में इतने लोग थे, मान लो 5 लोगों को चुनाव करना था एक इंसान का, चुनाव में इन्होंने वोट दिया, इन्होंने वोट दिया, ये 2 एब्सेंट हो गए, तो अब उस पूरे चुनाव को क्या मान लेंगे, इनवैलिड मान लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो यहां भी नहीं होगा, ये सेकंड पॉइंट गलत है, ठीक है। इलेक्टोरल कोलाज इनकम्प्लीट है तो क्या हुआ, वो एब्सेंट थे, वो उनकी गलती है, लेकिन जो भी इलेक्टोरल कोलाज बना होगा उसमें ही सबकी वोटिंग ली जाएगी। और ये वोटिंग कौन करता है? स्पेशली लोकसभा के मेंबर्स और राज्यसभा के मेंबर्स। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव जो होता है वो ये और यहाँ के सदस्य करते हैं, चाहे वो इलेक्शन से आए हो, चाहे वो चुने हुए हो या नॉमिनेटेड हो। तीसरे में लिखा है इट इज हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम। अभी फर्स्ट पास पोस्ट द सिस्टम तो लोकसभा के चुनावों में होता है, यानी आपका परिवार, आपके फादर मदर जब वोट देते हैं उस प्रक्रिया को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है, यानी जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ राष्ट्रपति का तरीका होता है जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है, और साथ ही साथ चलता है उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दैट मीन्स तीसरा गलत है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहां नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं। ये गवर्नेंस है, सरकार में अलग अलग विभाग होते हैं, डिवीजन होते हैं, विंग होते हैं, सेक्शन होते हैं। इसमें पूछा है कि भैया टॉप पे कौन होता है, बॉटम पे कौन होता है। तो सरकार के तहत सबसे बड़ा होता है मिनिस्ट्री, मंत्रालय। मिनिस्ट्री के नीचे आता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के नीचे क्या आएगा? डिपार्टमेंट के नीचे जनरली आता है विंग, ठीक है। विभाग के नीचे आता है विंग, और विंग के नीचे आता है डिवीजन, ठीक है। डिवीजन यानी कि बंटवारा, और डिवीजन के बाद आता है उसी के अंदर का सेक्शन। यानी कि सबसे ऊपर का जो विभाग होगा उसको विभाग कहेंगे, डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट के बाद आएगा विंग के बाद आएगा डिवीजन के बाद में लास्ट में आता है सेक्शन, ठीक है। दैट मीन्स आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1, 3, 2 एंड 4। मिलिट्री एक्सरसाइज कॉर्पेट इंडिया की नेवी और थाईलैंड की रॉयल नेवी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज होती है इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इसको कॉर्पेट बोला जाता है, ये न्यूज में आया। विथ रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान को लेकर बताएं। पहला, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द लीडर ऑफ लोकसभा शैल ऑलवेज बी द प्राइम मिनिस्टर। ऑलवेज प्राइम मिनिस्टर, वो भी लोकसभा के हमेशा? तो ऐसा नहीं है। हमारे मनमोहन सिंह जो थे वो राज्यसभा से चुन के आए थे, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ओके। तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है लोकसभा से या राज्यसभा से प्राइम मिनिस्टर बनाए जा सकते हैं। दूसरा में लिखा हुआ है, पहला तो गलत है। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा हैव नॉट बीन अकॉर्डेड एनी स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। विपक्ष के जो नेता होते हैं उनका कोई स्टैट्यूटरी मान्यता नहीं है। तो सांविधिक मान्यता का मतलब होता है उनके लिए कोई कानून नहीं बना है, वो तो बस ऐसे ही होते हैं, बस बोल देते हैं कि हाँ भैया सरकार में नहीं है, ये तो छोटी पार्टी के लोग हैं तो इनको तो अपोजिशन बोल दो। ऐसा नहीं है, इनके लिए कानून बना है, और वो कानून 1977 में बना था। और इस कानून का जो डिक्टेशन था उसमें सब बोला गया था कि दैट विल बी द एक्ट दैट विल बी लीडर ऑफ अपोजिशन एक्ट ऑफ 1977, ठीक है। राज्यसभा जो भी अपोजिशन के लीडर होते हैं उनके लिए कानून है, तो उनका स्टेटस स्टैट्यूटरी होता है, सांविधिक। अगला है 97 में लिखा हुआ है द स्पीकर रिमेन्स इन द ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ असेंबली। जब तक सदन चलेगा तब तक स्पीकर रहेगा, करेक्ट। द स्पीकर इज द फाइनल इंटरप्रेटर
ऑफ द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द असेंबली। स्टेट की असेंबली के अंदर स्पीकर ही किसको इंटरप्रेट करेगा? संविधान को करेगा। हाँ, उसके बाहर तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, लेकिन जब सदन चल रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन स्पीकर महोदय ही करेंगे। पूछा ये गया था कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से, तो ये तो दोनों सही है, इसलिए आंसर है नाइदर 1 नॉर 2 आर नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्टिलाइजर प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में फर्टिलाइजर के मामले में बात कीजिए। फर्टिलाइजर समझ लो, खाद में 3 चीजें होना जरूरी है, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके अलावा फास्फोरस और पोटेशियम। तो ये एनपी के रेशियो का मतलब होता है कितना नाइट्रोजन चाहिए खाद में, कितना पोटेशियम, कितना फास्फोरस चाहिए और कितना पोटेशियम चाहिए। पहला लिखा है इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फॉस्फेट, तो ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने अभी भी बोला है कि हाँ हम फॉस्फेट वगैरह निकालना स्टार्ट करेंगे जमीन से, अभी तक तो बाहर से ही आता है ये खाद बन के, और इसी वजह से प्रॉब्लम होती है कि भारत में जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ खाद है जिसको यूरिया कहते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन सस्ता पड़ता है, यूरिया सस्ता पड़ता है, तो किसान केवल यही इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे मिट्टी की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मिट्टी को नाइट्रोजन अकेला नहीं चाहिए, मिट्टी को फास्फोरस भी चाहिए और पोटेशियम भी चाहिए, और ये दोनों हमारा बाहर से आता है, ठीक है। और ये सब बनाने के लिए आपको मीथेन वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो उसके प्लांट भी होने चाहिए बायोगैस के। तो फर्स्ट जो है वो गलत है, क्योंकि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है फॉस्फेट में। हमने नाइट्रोजन बहुत है, लेकिन ये फास्फोरस और पोटेशियम हम उतना निकाल नहीं पा रहे हैं। दूसरे में लिखा है रॉक फॉस्फेट इज अ की रॉ मटेरियल, फॉस्फेट जरूरी है एनपीके खादों के लिए, तो दैट इज ट्रू, ये तो अभी जस्ट समझाया मैंने आपको। अगला है 76, विथ रेफरेंस टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की ताकत, बहुत प्यारा सा आर्टिकल है, उसको 1, 2, 3 कहते हैं। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कानून बना सकते हैं, और उसको उस आर्टिकल को आर्टिकल 123 बोला जाता है। बस उसी की ताकत पूछी है। क्या पूछा है यहाँ पर? पहला यहाँ पर पूछा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स रेस्ट्रिक्शन ऑन री प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस। प्रोमलगेशन का मतलब होता है स्टार्ट करना, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश, यानी कि आदेश देना। देखो, लोकसभा में जब कानून बनना शुरू होता है उसको बिल कहते हैं, और जब कानून बन जाता है तो उसको लॉ कह देते हैं या एक्ट कह देते हैं। लेकिन यही चीज जब प्रेसिडेंट क्या करते हैं ना, तो उसको ऑर्डिनेंस बोला जाता है। प्रोमलगेशन का मतलब होता है उन्होंने अध्यादेश दिया और उसको फिर से रिन्यू किया, क्योंकि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि अध्यादेश मात्र 6 महीने के लिए चलते हैं। तो यहाँ ऑर्डिनेंस का रीप्रोमलगेशन किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान है। तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है दरअसल। दूसरे में लिखा है whenever a bill seeks to replace an ordinance is introduced in the house, a statement explaining the circumstances has immediate legislation should be placed before the house। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ऑर्डिनेंस को हटाने के लिए, राष्ट्रपति के अध्यादेश को हटाने के लिए लोकसभा में अगर कोई बिल पास होगा, तो उस वक्त उस बिल में ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि ये राष्ट्रपति का जो बनाया कानून है उसको क्यों हटाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली आपको बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज? आपको नालसा, ठीक है, SLSA और DLSA के बारे में बताया था। ये वो संस्थाएं होती हैं जो गरीबों को मुफ्त न्यायिक सहायता देती हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत, तो यस DLSA ही लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाती है, स्टेट की भी करवा सकती है, नालसा भी करवा सकती है। दूसरा है टू ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स इन द रूरल एरियाज, दैट इज ऑल्सो ट्रू। उनको बताना गरीबों को कि आपके लिए ये संस्थाएं हैं जो आपको मुफ्त केस में हेल्प करेगी। तीसरा है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपेटेंट लीगल सर्विसेज टू एलिजिबल पर्सन, जो भी एलिजिबल लोग होते हैं उनको मुफ्त में सहायता देना न्याय की। द नेक्स्ट इज विथ रेफरेंस टू द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब देश में इमरजेंसी लगती है, वो भी नेशनल इमरजेंसी, यानी हम जा रहे हैं आर्टिकल 352 में, ठीक है। 352 कहता है नेशनल इमरजेंसी, फिर 356 कहता है स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल। पहले में लिखा है स्टेट गवर्नमेंट are suspended and center become empowered to execute on any matter, so that is wrong। जब नेशनल इमरजेंसी लगती है
तो सब कुछ सेंटर के पास आ जाता है, सारी ताकत सेंटर के पास आ जाती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। स्टेट गवर्नमेंट वहीं की वहीं रहेंगी, लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगी। वो किसके मर्जी से काम करेंगी? सेंटर की मर्जी से। ठीक है, यहां लिखा सस्पेंड कर देते हैं, तो बस ये सस्पेंड गलत था, इसलिए पॉइंट गलत हो गया। दूसरा है द लाइफ ऑफ लोकसभा में बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म। ये जो लोकसभा है, इनका जो टर्म होता है वो उसको आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, नेशनल इमरजेंसी में ये प्रावधान होते हैं। ठीक है, लोकसभा को एक्सटेंड करने के, कि वो 5 साल नहीं 6 साल भी चल सके, 6 महीने। देन नेक्स्ट इज 79 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देखने हमें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के काल से जुड़ा हुआ है। पहला है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ राज्यसभा द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा। दैट इज प्योरली रॉन्ग। ओके, यहां बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा, बट राज्यसभा के कहने पर नहीं। राज्यसभा के कहने पर लोकसभा भंग नहीं की जा सकती। ओके, दूसरे में लिखा हुआ है प्रेसिडेंट कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ लोकसभा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ओके, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। राष्ट्रपति लोकसभा की टेन्योर को बढ़ा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। राइट, अब यहां पूछा गया था कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो आंसर विल बी बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट इज 80th क्वेश्चन, लास्ट है। यूनियन लिस्ट जो होती है उसमें 7th शेड्यूल जो रहता है, यूनियन लिस्ट जो है वो 7th शेड्यूल में है, उसके बारे में पूछा है। पहला है स्टेट लिस्ट, दूसरा होता है सेंट्रल लिस्ट, और तीसरा होता है आपका यूनियन लिस्ट बोलते हैं। फिर से बना देता हूँ। सबसे टॉप पे होती है यूनियन। यूनियन लिस्ट के अंदर 100 सब्जेक्ट होते हैं जो केंद्र सरकार कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है, वो काम कर सकती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, उसमें 61 सब्जेक्ट होते हैं जिसपे स्टेट काम करती है। और फिर कॉन्करेंट आता है जिसपे दोनों काम करते हैं, स्टेट और यूनियन दोनों, और इसमें लगभग 52 सब्जेक्ट्स आते हैं। पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टेट का है, एजुकेशन तो कॉन्करेंट रहेगा, दोनों मिलकर करेंगे। हाँ, करेंसी विल बी यूनियन, करेंसी यूनियन की रहेगी, और बैंकिंग भी यूनियन की रहेगी। पब्लिक हेल्थ जो रहेगा वो स्टेट का रहेगा। तो करेंसी इसका आंसर है और बैंकिंग इसका आंसर रहेगा। दैट मीन्स आंसर विल बी 3 and 5।